दोस्तों, एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। एक गाँव में एक विधवा गरीब माँ की 4 बेटियाँ बिन शादी के ही वह प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। कैसे हो गई? इस बच्चे के बाप कौन हैं? यह वाक़या सारे गाँव वालों को हिला कर के रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं? यह दिल दहला देने वाली वाक़या ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भी सुनिएगा तो आपको भी विश्वास नहीं होगा, अपने रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी रोहतास जिले की एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक खूबसूरत जो है एक विधवा महिला रहती थी। उसकी 7 बेटियाँ खूबसूरत बेटियाँ थी। उसका कोई भी बेटा नहीं था और पति भी उसका मर चुका था। सातों बेटियाँ ही उसके साथ रहती थीं। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियाँ उस बूढ़ी महिला की सातों बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई थी, बहुत अच्छी वो पढ़ाई अपनी बेटियों को कराई थी। वह उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रखती थी, कोई भी चीज़ का उनको दिक्कत नहीं होने देती थी। उनकी ज़िंदगी में तबाही तब आई जब उस बूढ़ी माँ की जो 4 बेटियों में से जो बड़ी होती है, वो वो जो है बेटी एक बार जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। गलत उसके साथ हरकत किसी ने कर दिया था और जब इस कहानी का खुलासा होता है तो इन चारों लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी, रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा। एक विधवा महिला थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद जो रोहतास जिला होता है, वहाँ के एसपी, डीएसपी के पास वह पत्र लेकर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वह अपना फरियाद सुनाने लगती है। कहती है कि साहब, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। तब वह जो वहाँ के जो एसपी, डीएसपी होते हैं, पूछते हैं कि ऐसी कौन-सी घटना हुई है? बूढ़ी माँ, मुझे बताइए, हमें बताइए, क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था थे, वहाँ पर उस समय के जो एसपी साहब थे, वो बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। उनके जो उनकी कार्रवाई थी उसकी जिले में चर्चाएँ थीं। कोई भी केस ऐसा नहीं था जिसको सॉल्व नहीं कर पाते थे। वह बूढ़ी औरत को बहुत ज़्यादा परेशान पाते हैं और कहते हैं कि आप अपना हमें कहानी बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। बूढ़ी महिला जो होती है वह एसपी साहब के पैर पकड़ के रोने लगती है और बोलती है, साहब, मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। मेरे घर में मेरी 7 बेटियाँ हैं। ना तो मेरा एक बेटा है, ना तो मेरा पति है और मेरी सातों बेटियाँ ही मेरे साथ रहती हैं। बड़े-बड़े जो घर होते हैं, मैं उनके घर में बर्तन धोने का काम करती हूँ और झाड़ू-पोछा लगाती हूँ। कपड़े धोती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को उन लोगों के घर पे नहीं लेकर जाती हूँ। काम मैं नहीं करवाती हूँ, मैं खुद काम करती हूँ और मैं काम करके आती हूँ तो किसी भी तरह से मैं अपना गुज़र-बसर करती हूँ। जो मुझे पैसा मिलता है, मेहनत मज़दूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से हम लोग अपना घर चलाते हैं और उसी से अपना घर का खर्चा भी चलाते हैं। मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया है, मैं भगवान से भी कोई शिकायत नहीं किया है। मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों भगवान ने दिया? मेरे 7 बेटियाँ हैं जो सातों में जो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, केवल निकलती हैं तो पढ़ाई करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करने के लिए निकलती हैं, इससे ज़्यादा वह घर से बाहर नहीं निकलती हैं। वह भी अपने सर पे दुपट्टा लेकर के निकलती हैं। मैंने अपनी बेटियों को जो शिक्षा दी है, बहुत अच्छे तालीम दी है और शिक्षा दिलाने वाली मैंने जो दी है वो बहुत ही अच्छी है। मेरी बेटियाँ एक दिन उसकी तबीयत बड़ी बेटी की खराब हो जाती है। अपनी बड़ी बड़ी बेटी को मैं जब डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी तो प्रेग्नेंट है, तुम्हारी बेटी पेट से है, बच्चा होने वाला है। यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई है, तो यह माँ कैसे बन सकती? जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने-पीटने लगी। मैंने उससे पूछा कि बताओ, तुमने किसके साथ मुंह काला करके आया है और यह बच्चा नाजायज किसका है? जब मैं अपनी बेटियों को जो है मैं बेटी को काफी मारा पीटा तो मेरी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और बोलने लगी, अरे अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ए मेरी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ गलत काम नहीं किया है, बात तक नहीं किया है और गलत काम करना तो बहुत दूर की बात है। मैं घर में से अकेली बाहर भी नहीं निकल के गई हूँ। मैंने कभी किसी के साथ आँख नहीं मिलाई है। मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि साहब, इस बेटी को मैं 9 महीने तक अपने गर्भ में छुपा के रखी थी। 9 महीने के बाद एक मेरी बेटी ने जो है
उसके बाद अपनी बेटी पे भरोसा करके और जब 9 महीने हो जाता है तो मेरी बेटी एक बेटे को पैदा करती है और जब कुछ दिन होता है तो मेरी दूसरी वाली बेटी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो हो रहा है और मैं क्योंकि वाकया ही ऐसा है हमने इस बात पर सब्र कर लिया कि चलो एक ही बेटी के साथ गलत हुआ है। फिर मेरी बड़ी बेटी के जब 9 माह बाद बेटा हो जाता है उसके कुछ दिन के बाद हमारे घर में एक जो मेरी दूसरी वाली बेटी होती है उसके पेट में भी दर्द होने लगता है, शुरू हो जाता है और जब मैं उसका चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, दिखाती हूँ तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे दिल का को जो है पहला झटका तो मेरी बड़ी बेटी ने दिया, दूसरा झटका फिर से लग जाता है। अब मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा था? हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया ऊपर वाले पर छोड़ दिया कि हे अल्लाह मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरे मेरी जो दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया, उसका भी हम लोग बेवजह परवरिश कर रहे थे। 2-2 बच्चे का अपने घर में परवरिश कर रहे थे, खाने का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके जन्म देने के बाद उसके बाद मेरी जो तीसरी बेटी है, जो कि अभी महज़ 14 साल की थी, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। हमारी तो इज्जत ही लुट गई साहब, मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरे घर पर यह क्या हो रहा है। इस यह सब सारी बातें एसपी साहब से यह महिला सुनाती है। एसपी साहब भी परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर एसपी साहब के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। 7 बेटियों के साथ तुम रहती हो, उसमें से 4 बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती है। तुम्हें तुम्हें पता कैसे नहीं चलता? तब यह बूढ़ी महिला कहती है कि साहब मेरी बेटियों के मुजरिम को पता लगाइए, ढूंढिए किसी भी तरह उसे ढूंढिए। मैं उसको देखना चाहती हूँ कि कौन दरिंदा है जो कि हमारी बेटियों के पीछे पड़ा है। अब मुझे डर है कि मेरी 5वीं बेटी भी प्रेग्नेंट ना हो जाए। तब जो एसपी साहब होते हैं वह सारी कहानी सुनकर के कहते हैं कि अगर पहले आ जाती तो आपका जो समस्या था वह पहले ही सॉल्व मैं कर जाता। अगर तुम पहले बताई होती तो और तुम जैसे गरीब लोग होते ही ऐसे हो। वह जो लोग हैं वह लोग बदनामी के डर से जो यह जहर का घूंट पी करके रह जाते हैं घर में ही और जहर का घूंट पीने लगते हैं जैसे कि तुमने किया है। तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग बाहर बताते हो और बाहर निकलते हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी पहली बेटी के साथ ऐसा मामला हुआ, उसी समय अगर थाने आई रहती तो शायद आपका 3 बेटियां जो हैं बच्चे पैदा कर चुकी हैं, यह बच जाती। बूढ़ी महिला अपनी गलती स्वीकारती है और कहती है कि हाँ साहब, हम लोग इतने इज्जतदार होते हैं कि अपने इज्जत के खातिर हर चीज दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अब मैं जो है आ चुकी हूँ, जो कुछ हो गया सो हो गया। लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरिम को पता लगाइए, कहाँ है, कौन है, आप वह कौन है। तब वह सब कहते हैं कि वह बहुत नेक दिल के और मेहरबान जो एसपी साहब थे वो है। अम्मा अब तुम घर जाओ, अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नहीं मेरी अब ये जिम्मेदारी है। 15 दिन का टाइम देते हैं और बताते हैं कि आप इतनी दुखी मत होइए, कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन से अपने घर पे हूँ, मुझे पता नहीं है। इसके बाद बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और अपने घर पर आ जाती है, वापस आती है। बाकी तमाम लोगों के पास धीरे धीरे यह बात फैलने लगती है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह सोचने लगते हैं कि इस घटना को कैसे हल किया जाए। अब तो यह घटना का हल करना ही जो है पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय जरूर जो है निकालना पड़ेगा। एसपी साहब सोचते हैं कि अपनी जो एसपी साहब सोचते हैं और तुरंत अपनी हुलिया बदलते हैं, अपनी हुलिया चेंज कर लेते हैं। अपनी हुलिया को चेंज करके और रात को कम से कम 7 से 8 के करीब वह गांव में निकल जाते हैं। जब वह गांव के अंदर जाते हैं तो जो एसपी साहब होते हैं वह उस महिला के घर पर चले जाते हैं जिसके घर में 7 बेटियां थी। एसपी साहब उस बूढ़ी महिला के घर जाते हैं और कहते हैं कि देखो माताजी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं इस गांव में नया हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे आज रात का कहीं पर सोने का हमें स्थान दे दो। बूढ़ी महिला एसपी साहब को पहचानती नहीं है और जो है वह डांटने लगती है। कहती है कि आपको सोने का अपने घर में मैं रास्ता नहीं दूंगी। तब एसपी साहब कहते हैं कि अम्मा मुझ पर रहम करो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। एसपी साहब बूढ़ी महिला का पैर पकड़ लेते हैं। मैं आपके बेटे जैसा हूँ और मुझे रात को रहने दो। थोड़ी सी एक चारपाई दे दो और मुझे कुछ 2 रोटियां दे देना, उसी में अपना गुजारा कर लूंगा। सुबह होते ही मैं आपके घर से चला जाऊंगा।
तब जो बूढ़ी महिला होती है उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वह मेहरबान हो जाती है, उसका दिल पसीज जाता है एसपी साहब उनको रोते हुए देख के, तो कहती अच्छा ठीक है अंदर आओ। एसपी साहब अंदर जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो उनको एक कोने में एक चारपाई खाट लगा दी जाती है, उनको रोटी पानी दे दिया जाता है, एसपी साहब खा लेते हैं और बाहर दरवाजे के पास खाट पे सो जाते हैं। और जो महिला होती है वो अंदर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। अब जो उनके घर में सभी लोग सो गए थे, उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं आधी रात को उनको तो नींद आ नहीं रही थी, वह सोने का नाटक करने लगते हैं और तब एसपी साहब धीरे से बूढ़ी महिला के घर में जब 12 से 1 के बीच होता है तो वह धीरे से क्या करते हैं कि छत पर निकलते हैं, बाहर का कुंडी लगाते हैं कमरे का और छत पर चले जाते हैं। छत पर जाने के बाद एसपी साहब एक दीवार ओट के सहारे पे छुप जाते हैं। जब 12 से 1-2 बीच 1 से 2 का समय होता है तो उनको एक साया की तरह कुछ दिखाई देता है। वह एक आदमी था। एसपी साहब अलर्ट हो जाते हैं। वह आदमी एक छत से दूसरे छत पे कूद के आ गया था। कोई साया आ रहा है ऐसा हो रहा था। जब एसपी साहब यह देखते हैं कि कोई आदमी बूढ़ी महिला के घर आ रहा है तब एसपी साहब कुछ बोलते नहीं हैं। जो आदमी होता है वह आता है और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है क्योंकि बूढ़ी महिला के सीढ़ियों पे दरवाजा नहीं था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एसपी साहब भी उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जा करके उस आदमी पर हमला कर देते हैं। उस आदमी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वह क्या करते हैं कि थाने फोन करते हैं उसी रात को और जो रिवॉल्वर है उसके कान के पास लगा देते हैं कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो यहाँ पर तुम्हें गोली चला दी जाएगी। और जो है बूढ़ी महिला होती है वह तुरंत उठ जाती है। एक जो है एसपी साहब होते हैं फोन करते हैं थाने, थाने के लोग उसी रात को दरोगा सहित सारे सिपाही वहां पे मौजूद हो जाते हैं। और यह जो आदमी होता है वह अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ रहता है। नकाब से ढकने की वजह से वह पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जो बूढ़ी महिला थी वह देखना चाहती थी कि मेरी बेटियों का दरिंदा कौन है, मेरी बेटियों का इतने दिनों तक कौन जो है हरण कर रहा था, वह दरिंदा कौन है, मैं देखना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला चिल्लाने लगती है। जो बूढ़ी महिला होती है एसपी साहब से गुहार लगाती है। वह तब जो पूछती है कि आप कौन है, एसपी साहब अपना पूरी बात बताते हैं कि मैं वही एसपी साहब हूँ। तब बूढ़ी महिला पहचानती है और एसपी साहब का धन्यवाद करती है और एसपी साहब जो है कहते हैं कि तुम सुबह में आना। सुबह जब होता है तो बूढ़ी महिला अपनी सारी बेटियों को लेकर जो है थाने जाती है और वहां से लेकर के अपना चले जाते हैं। जब वहां से लेकर के चले जाते हैं, जब थाने जाती है तो थाने पे जो है यह दरिंदा होता है, इसका खिदमत होने लगता है। खिदमत होने के बाद यह टूट जाता है। पहले तो बताता नहीं है, कहता है कि मैं लड़कियों को देखने गया था कि मेरी लड़कियां सोई हैं कि नहीं सोई हैं या फिर वह जगी हैं। उनके बाद एसपी साहब उसके अच्छे से मरम्मत करते हैं। उसके बाद यह सारी सच्चाई को बोलने लगता है। वह उसके बाद जो बूढ़ी महिला होती है उसको बुलाया जाता है थाने पर और उसकी लड़कियों को भी बुलाया जाता है। तब यह जो आदमी होता है वह बूढ़ी महिला इसको देखती है तो इसके मुंह पर थूकती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मेरी लड़कियों के चाचा हो और आप में और बाप में कोई अंतर नहीं है, तुम चाचा होकर के तुमने यह सिला मुझे दिया। और बूढ़ी महिला उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि हमारी बेटियों के साथ तुमने ये सिला दिया, साथ तुमने ये सिला दिया। हमारी बेटियों को बोलते थे कि तुम्हारे पिता नहीं है तो हम तुम्हारी बेटियों की देख रेख करेंगे, शादी करेंगे, यही आप करोगे। हमारी बेटियों को ही अपना निवाला बना लिया, तुम्हें अपने रिश्तों का फिक्र नहीं हुआ, तुम चाचा हो कि डाकू बन रहे हो। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा कि इन लड़कियों का मैं चाचा हूँ, यह हमारे घर की लड़कियां हैं। वह बताता है एसपी साहब से कि हम 2 भाई थे, मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुई, उसके जो है उसके सर पे तमाम जिम्मेदारी पड़ गई तो मेरे भाई का ध्यान मुझ पर से हट गया और अपनी बेटियों और अपने परिवार पर जो है उसका ध्यान चला गया। ज्यादातर वह अपनी बेटियों और अपने परिवार को ही तवज्जो देने लगा जो कि मुझे देता था। अब यह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था, प्यार देता था, पैसा देता था, मुझे नहीं देता था। इसी की वजह से मुझे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई थी। धीरे धीरे मेरा भाई ऐसा क्यों करता है और भाई से मैं नफरत करने लगा था। नफरत करने के नतीजे मैं अपनी भाभी और भतीजियों से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई एक दिन कार एक्सीडेंट में मारा गया। जब मेरे बड़े भाई की मौत हो गई उसके बाद उनकी बेटी धीरे धीरे जवान होने लगी। उनकी बड़ी बेटी पर बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे दिल
इस पर आने लगा। मेरी नीयत जब खराब होने लगी तो मैं अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात न सुनी। मेरी भतीजी जवान थी, उनकी शादियां नहीं हो रही थी, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को देखता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती थी। मेरा दिल मुझे मजबूर करता था कि मेरी खूबसूरत भतीजियां हैं या बाहर जाएंगी, उनकी शादियां हो जाएंगी तो मैं खुद ही उनके साथ यह गलत काम कर लूं, मैं उनको खुद ही निवाला बना लूं और करने के बाद मैं इससे और इनसे कोई शादी नहीं करेगा जब मैं निवाला बना लूंगा तो। यह मेरी मामला यह मेरी माम जो मामला है, इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया था। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा कि मुझे कोई ऐसा जड़ी बूटी दो जिसे सुंघाने के बाद तमाम लोग सो जाएं और कोई जागे ना, और सोने के बाद में कोई भी हरकत न कर सके। जब इसी तरह से मुझे जड़ी बूटियां मिल गई तो मैं छत के रास्ते से आता था और जड़ी बूटी अपनी भाभी और आम जो है तमाम लड़कियों को सुंघा देता था और उस जड़ी बूटी की वजह से यह बेहोश हो जाया करते थे। मैं अपना काम कर लिया करता था, बलात्कार कर लिया था और फिर उसको इसी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको जो है वह कपड़ा पहनी होती थी। मैं जहाँ सोई होती थी उनको वहीं पे सुला देता था, वैसे ही कपड़ा पहना देता था। फिर वही छत के रास्ते से अपना चला आता था। मेरी भतीजे भतीजी जब सुबह उठती थी तो उनको भी मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन अगर मैं इस छत पर नहीं आ रहा, मुझे पता होता और मैं नहीं आ रहा था तो यही काम करने के लिए तो मैं इस बार आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप कहीं पर छिपे थे। अगर मैं देख लेता तो शायद मैं आज पकड़ा न जाता। यह शख्स है जो चाचा है, वह सारी जुल्म अपना कबूल कर लेता है। उसके बाद कबूल करने के बाद जो पुलिस होती है इनके ऊपर चार्जशीट लगाती है और धाराएं लगाती है। चार चार लड़कियों को बलात्कार करने का, उनके साथ गलत काम करने का सारी धाराएं उनके ऊपर लगती है। इसके बाद धाराएं लगने के बाद लड़कियां जो होती हैं, उनकी जो माँ होती है वह एसपी साहब से गुहार लगाने लगती है कि जब मेरी तीनों बेटियां का जो मेरी बेटियों ने दुख झेला है, जो मेरी बेटियों का जिंदगी बर्बाद हुआ है, इसका मैं अब कहाँ शादी करूंगी। तब जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़कियों की शादी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तब जो एसपी साहब होते हैं उस समय जो बूढ़ी महिला है उसकी जो लड़कियां हैं उनको जो है वह ले जाकर और घर भेज देते हैं समझाकर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो एसपी साहब होते हैं बहुत खुददार होते हैं, 3 लड़के ढूंढते हैं और जो है 3 लड़कों से उनकी 3 लड़कियों की शादी करा देते हैं। 4 बचती हैं तो कहते हैं कि जब 4 और छोटी हैं, ये भी जब बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हारी इनकी लड़कियों की भी मैं शादी करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत लो, फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं यह सारा बात मीडिया वालों के पास जाती है, धीरे धीरे खबर पहुंचती है। इसके बाद यह सारी बातें न्यूज में निकलती है तो जो बाहर की पब्लिक होती है यह सुनकर रिश्तों से विश्वास ही करना बंद कर देती है। आजकल तो ऐसे ऐसे सच्ची घटनाएं आ रही हैं जो कि सुन के रिश्तों से अपना भरोसा ही उठता नजर आ रहा है। कोई पर किसी पर भरोसा करने का जी नहीं कर रहा है, आत्मा ही नहीं कर रहा है। कोई किसी पर भरोसा करे तो दोस्तों कैसे करे। लोगों को यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं उनकी रोहतास जिले में इतनी वाहवाही हो रही थी उस समय की मैं आपको क्या बताऊं। यह कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना है कि जहां भी रहिए सचेत रहिए, आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए और जो है खास करके अपनी बेटियां और अपने बच्चों का जरूर से जरूर ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा।